Assalamu alaikum dear students, welcome in the 7th lecture of software verification and validation। आज के लेक्चर में हम क्रिटिकल सिस्टम्स को डिस्कस करेंगे कि क्रिटिकल सिस्टम्स क्या होते हैं, उनके कौन सी टाइप्स होती हैं, फर्दर उन टाइप्स के अंदर कौन कौन से इससे इश्यूज़ होते हैं, हमें कौन कौन सी चीज़ों को जो है ना एहतियात से जो है ना इस्तेमाल करना चाहिए, किस किस्म की जो है ना सिक्योरिटी प्रिकॉशंस होती हैं, सिक्योरिटी मेजर्स होते हैं जिनको फॉलो अप करना चाहिए। तो इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। क्रिटिकल सिस्टम, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देख लेते हैं कि क्रिटिकल सिस्टम होते क्या हैं। देखें, क्रिटिकल सिस्टम कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी वजह से किसी किस्म का भी कोई लॉस हो, चाहे वो जानी हो या माली लॉस हो, तो अगर किसी भी सिस्टम की वजह से आपको किसी किस्म का कोई भी लॉस हो रहा है तो वो उसको हम क्या कहेंगे कि वो क्रिटिकल सिस्टम है। जिस तरह के यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है कि दिस सिस्टम फेलियर रिजल्ट्स इन सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक लॉसेस, फिजिकल डैमेज और थ्रेट्स टू ह्यूमन लाइफ, देन द सिस्टम इज कॉल्ड क्रिटिकल सिस्टम। तो ऐसा कोई भी सिस्टम जिसकी वजह से आपको किसी किस्म का भी कोई भी डैमेज हो रहा है, कोई भी लॉस हो रहा है, जिसके फेलियर की वजह से आपको कोई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है या आपको इवन के लाइफ थ्रेट भी हो सकता है उसकी वजह से। जैसे कि अगर एरोप्लेन क्रैश हो जाता है तो वो सिस्टम फेलियर की वजह से होता है ना। फिर आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन टीम्स बनती हैं उनको कहा जाता है कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग परफॉर्म करें। ब्लैक बॉक्स होता है एरोप्लेन के अंदर, वो निकाल कर देन उसको टेस्ट किया जाता है। वीडियोस देखी जाती हैं कि जो लास्ट इमेजेस जो है ना कैप्चर की जाती हैं ब्लैक बॉक्स के अंदर, वो सेव होती हैं। तो उसके थ्रू जो कम्युनिकेशन हुई भी होती है स्पेस क्राफ्ट के जो हमारे पास पायलट होता है एरोप्लेन का, उसका और जो हमारे पास कंट्रोल टावर होता है उसके दरमियान, कंट्रोल रूम के दरमियान जो कम्युनिकेशन होती है वो सारी उसी में सेव होती है। तो उसी के थ्रू हम जो है ना वो आइडिया, इनके जो टीम्स होती हैं फिर देन बताती होती हैं कि इसमें जो है ना इस प्रॉब्लम की वजह से प्लेन क्रैश हुआ है या ये हादसा हुआ है। तो उस केस में क्या होता है, जानी नुकसान बहुत ज़्यादा होता है और कंपनी को जो है ना फाइनेंशियली भी बेसिकली लॉस होता है और उसको फिर इनके पर्सन यानी कि फौत हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। तो उन लोगों के लवाहिकीन को देना हुकूमत एड के तौर पे कुछ न कुछ देती है। तो अगर देखा जाए तो हमें क्या है, दोनों सूरतों में लॉस हो रहा है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो रही है और सबसे बड़ा जो लॉस होता है वो जानी लॉस होता है, क्योंकि जो इंसान एक दफ़ा इस दुनिया से चला गया वो दोबारा लौट कर नहीं आ पाता। तो सबसे ज़्यादा जो बड़ा लॉस होता है वो होता है आपकी लाइफ। आपकी लाइफ कभी भी स्टेक पर नहीं आनी चाहिए। तो जब भी आप एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये आपकी फर्स्ट ड्यूटी होती है, फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि आपकी प्रोडक्ट इतनी सिक्योर हो कि उसकी वजह से किसी किस्म का कोई भी लॉस फर्स्ट ऑफ ऑल तो होना ही नहीं चाहिए। और ख़ास तौर पर किसी पर्सन की भी लाइफ जो है ना वो स्टेक पर नहीं जानी चाहिए, किसी पर्सन की लाइफ का कोई इशू नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद हम इसकी टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली 3 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट होती है सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम्स, देन हमारे पास होता है मिशन क्रिटिकल सिस्टम, देन बिजनेस क्रिटिकल सिस्टम। जो सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम होता है, इस अगर ये फेल हो जाए तो इसके फेल होने के केस में हमें इंजरी हो सकती है, किसी इंसान की डेथ हो सकती है या एनवायरमेंटल डैमेज हो सकता है कि हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच सकता है। जैसे कि आजकल कोविड-19 का प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है। तो एक वायरस जो है ना वो इनके भेजा गया। अब इनके चाइना में कहा जा रहा था कि जी एयर के थ्रू भी स्प्रेड होता है। जैसे पाकिस्तान में भी स्टार्ट में हुआ तो पाकिस्तान में कहा जाता है कि एयर के थ्रू भी स्प्रेड होता है, पर्सन टू पर्सन भी होता है, लेकिन ऐसा नहीं था। तो एनवायरमेंटल डैमेज भी हो सकते हैं, जैसे कि आपकी जो पॉल्यूशन है, एयर पोल्यूशन जिसको हम बोलते होते हैं। एयर पोल्यूशन क्या है, एनवायरमेंटल डैमेज है ना, कि हवा में अगर गंदगी होगी, हवा में अगर इनके मिट्टी के ज़रात उड़ रहे होंगे, जिस तरह अंधेरी आती है तो अंधेरी के केसेस में क्या होता है कि मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ रही होती है, तो जिन लोगों को डस्ट एलर्जी होती है उनको सांस लेने में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ होता है और उसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। तो आप जब कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो इस चीज़ को खास तौर पर ख्याल में रखें कि कोई प्लांट के लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, किसी भी चीज़ के लिए किसी किस्म का भी कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, कोई भी सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हैं किसी भी किस्म का, तो उसके अंदर ऐसे प्रिकॉशंस को लाजमी तौर पर मद्देनजर रखें और ख्याल करें कि आपके सिस्टम की वजह से कोई भी इस किस्म की कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होनी चाहिए। इसकी एग्जांपल जो हमारे पास केमिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है कि अगर केमिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में आपने क्या किया, जो एयर इनके जो वहाँ से जो हमारे पास धुआं निकल रहा होता है वो अगर आप एयर में भेज रहे हैं तो उसकी वजह से जो आसपास के जो रिहायशी इलाके होंगे उनकी एयर भी पॉल्यूटेड हो जाएगी और हो सकता है वहाँ के लोगों को कोई भी किसी भी किस्म की कोई मर्ज़ हो जाए, ऐसी मर्ज़ जिसकी वजह से उनकी लाइफ भी जो है ना वो ख़तरे में जा सकती है या हो सकता है कि वो बेड पेशेंट बन सकते हैं। तो कोशिश करें कि जो भी सिस्टम बनाए उसको इस तरह से डिज़ाइन करें कि उसकी वजह से किसी किस्म का भी कोई भी सेफ्टी प्रॉब्लम
क्रिएट ना हो, या जो मिशन जिस मिशन को अकम्प्लिश करना चाहते थे वो फेल ना हो, या जिस बिजनेस ने वो सिस्टम बनवाया है उसको किसी किस्म का कोई लॉस ना हो। उसके बाद हम देख लेते हैं मिशन क्रिटिकल सिस्टम। मिशन क्रिटिकल सिस्टम बेसिकली ऐसे सिस्टम होते हैं जिनके अंदर आपका कोई गोल आप अचीव करना चाहते थे और आप अचीव नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि वो सिस्टम आपका फेल हो गया। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जैसे कि अभी रिसेंटली एक वाकया हुआ कि एक कंट्री ने जो है ना स्पेस में एक स्पेस क्राफ्ट भेजने की कोशिश की थी, तो देन वो फेल हो गया। उसकी वजह से उस कंट्री को क्या हुआ, फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा लॉस हुआ और मिशन भी जो है वो फेल हो गया। तो इस तरह तो थोड़ा सा ये चीज़ों का ख्याल रखा जाता है कि जब भी आप कोई भी मिशन प्लान कर रहे हैं तो प्लान करते हुए उसके बारे में पहले से ही जो है ना आप थोड़ा सा इसके मैयर कर लें कि अगर आप जो है ना यहाँ इसको स्पेस क्राफ्ट को आप भेजना चाह रहे हैं स्पेस में, तो क्या ये वहाँ तक पहुँचने की सलाहियत रखता है या नहीं। आप उस पर एक छोटा टेस्ट परफॉर्म कर लें, इनके आप आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट के अंदर उसको टेस्ट कर लें और देन उसके बाद उसको फिजिकली उस तरह से प्लान्ड वे में जो है ना प्रॉपरली तैयार कर जो है ना आप उसको स्पेस क्राफ्ट में स्पेस क्राफ्ट को स्पेस में भेजने के लिए आप लॉन्च करें। देन इसके बाद हमारे पास क्या होता है, बिजनेस क्रिटिकल सिस्टम। बिजनेस क्रिटिकल सिस्टम बेसिकली जब भी बिजनेस क्रिटिकल सिस्टम इनके फेल होता है तो कोई भी बिजनेस जिसने उसको इम्प्लीमेंट किया हुआ होता है उसको सबसे ज़्यादा जो लॉस होता है वो उसकी कॉस्ट का होता है, क्योंकि एक तो उसका पूरा बिजनेस है ना तकरीबन डिपेंड कर रहा होता है उस क्रिटिकल सिस्टम के ऊपर। उसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। इसकी मिसाल अगर मैं आपको दूँ तो जैसे कि अक्सर मुहर्रम वगैरह पर क्या होता है कि सिग्नल्स बंद हो जाते हैं। अब सिग्नल्स जब बंद होते हैं बेसिकली वो तो कंपनी खुद बंद करती है ना कि सिक्योरिटी के सिक्योरिटी को मलहूज़ खातिर रखने के लिए कंपनीज जो है ना सिग्नल्स बंद कर देती हैं। लेकिन अभी कुछ अर्सा पहले ऐसा भी हुआ था कि सडनली जो है ना इनका जो मेन सेंटर था जैज़ का, वहाँ पर क्या हुआ था, फायर लग गई थी। तो उसकी वजह से, आग लगने की वजह से इनका पूरा सिस्टम जो है ना कुछ वक्त के लिए डाउन हो गया था और पूरी कंट्री में जैज़ के सिग्नल्स जो थे वो अवेलेबल नहीं थे। और उस पर फिर फर्दर जो है ना इन्होंने फर्दर जो अपने क्लाइंट्स थे उनको इंसेंटिव्स भी दिए थे बाद में कि हमारी वजह से आपको इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा था, हम उसके लिए आपसे माजरत ख्वाह और हम आपको उसके बदले में फिर उन्होंने मिनट्स और मैसेजेस और इस तरह के डिफरेंट पैकेजेस लॉन्च किए थे। तो ये क्या होता है, कोई भी कंपनी उसको फिर इस केस में क्या होता है, फिर फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा लॉस होता है। तो वो जो कुछ देर के लिए जो उनका सर्वर डाउन हुआ था उसकी वजह से उनको अरबों रुपए का लॉस हुआ था जैज़ कंपनी को। तो बेसिकली जब भी आप कोई भी बिजनेस सिस्टम बना रहे हैं तो इस चीज़ का भी खास ख्याल रखें कि किसी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हर तरह से सिक्योरिटी मेजर्स को आप प्रॉपरली जो है ना मैनेज करें। उसके बाद हम थोड़ा सा देख लेते हैं सिस्टम डिपेंडेबिलिटी क्या होती है। The most important emergent property of a critical system is its dependability. It covers the related system attributes of availability, reliability, safety and security. तो dependability के अंदर हम जो चीज़ें चेक करते होते हैं, देखते होते हैं, जिन चीज़ों पर हम काम करते होते हैं वो कौन सी होती हैं, वो हमारे पास बेसिकली ये 4 एट्रीब्यूट्स होते हैं। नंबर 1 कि आपका सिस्टम जो है वो अवेलेबल होना चाहिए। नंबर 2 वो रिलायबल होना चाहिए, यूज़ के काबिल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप चलाएं और वो ख़राब हो जाए, वो काम ही ना करे, आपके डिज़ायर्ड रिजल्ट्स ही आपको ना दे पाए। सेफ्टी सिक्योर होना चाहिए हर लिहाज से, किसी किस्म का भी कोई भी लॉस उससे नहीं होना चाहिए। जैसे अभी हमने 3 लॉसेस को डिस्कस किया, 3 मेजर लॉसेस जो मोस्टली होते हैं क्रिटिकल सिस्टम के अंदर, तो उसको थोड़ा सा जो है ना हम थोड़ा सा नहीं, खास तौर पर उसको जो है ना हम देखते होते हैं। उसके बाद क्या है, सिक्योरिटी हर लिहाज से हम जो है ना मैयर करते होते हैं और उसको हर लिहाज से जो है ना बेहतर बनाने की कोशिश करते होते हैं। हमारा कोई भी सिस्टम होता है हम उसको सिक्योर, जितना मैक्सिमम सिक्योर बनाते हैं उतना ही ज़्यादा उसकी परफॉर्मेंस जो है ना वो अच्छी होती है, उतना ज़्यादा वो डिपेंडेबल होता है, क्लाइंट उस पर डिपेंड कर सकता है, यूज़र उस पर डिपेंड कर सकता है। इंपॉर्टेंस इसकी क्या है, बेसिकली यही जो फैक्टर्स मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, ये बेसिकली यही इसकी इंपॉर्टेंट कि अगर सिस्टम फेल हो जाता है तो उसके फिर हमें बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट बियर करनी पड़ती है। अगर वो सिस्टम अनरिलायबल है तो वो अनसेफ होगा, ऑब्वियसली बात है, इनसिक्योर होगा और यूज़र उसे क्या करेगा, रिजेक्ट कर देगा। अगर अनट्रस्टवर्थी सिस्टम है तो देन क्या होगा, इन्फॉर्मेशन जो होगी वो लॉस हो जाएगी और उसकी वजह से रिकवरी कॉस्ट जो है ना वो बहुत ज़्यादा रिकवरी कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। इसकी मिसाल मैं आपको नॉर्मल सी देता हूँ। अपने अगर हम नॉर्मल पर्सन है, जैसे अब आप स्टूडेंट्स हैं, अब आप स्टूडेंट्स का जो स्टडी से रिलेटेड डेटा है आपके सिस्टम में पड़ा हुआ है और खुदा ना खास्ता सडनली आपकी हार्ड डिस्क क्या हो, अगर चल जाए या किसी वजह से हार्ड डिस्क जो है ना वो ख़राब हो जाए, तो आप क्या करते हैं, उसको रिपेयर करवाने के लिए, यानी कि आपका डेटा है, इंपॉर्टेंट डेटा, आपने उसको रिकवर करना है। अब रिकवर कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वो तो डैमेज हो चुकी हैं, उसके सेक्टर्स जो है ना वो डैमेज हो चुके हैं। अब आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए फिर हमारे पास
है ना, इस्लामाबाद में एक सेंटर है, हम वहाँ पर क्या करते हैं, हार्ड डिस्क भेजते होते हैं। हार्ड डिस्क क्योंकि जो HDD होती है, HDD के अंदर आपको भी पता है कि डिस्क होती हैं, तो हर डिस्क के लिए वो क्या करते हैं, ऑलमोस्ट 10,000 कॉस्ट होती है पर डिस्क की, तो वो 10,000 लेते हैं पर डिस्क को रीड करने के। तो वो क्या करते हैं, हार्ड डिस्क के अंदर से वो सारी डिस्क निकालते हैं, उनको रीड करते हैं, और उसमें भी डेटा की गारंटी नहीं होती कि आपको डेटा कंप्लीटली मिलेगा या नहीं। जितना डेटा रीडेबल होता है वो आपको उसमें से वो फेच कर वो आपको दे देते हैं। हो सकता है कि वो जो डेटा रीड कर आपको दें वो हाफ इन्फॉर्मेशन हो, हाफ इन्फॉर्मेशन लॉस हो चुकी हो, तो आपको हाई कॉस्ट भी बियर करनी पड़ी, डेटा रिकवर भी प्रॉपरली ना हो पाया, तो उसकी वजह से फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो ये इनके थोड़ा सा जो है ना, जब भी आप कोई भी सिस्टम डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो उसके लिए ये चीज़ लाजमी जो है ना वो कंसिडर की जाती है कि उसको लाजमी मलूज़ खातिर रखा जाता है। उसके बाद डेवलपमेंट मेथड्स की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेथड्स जो है ना वो ट्रस्टेड होने चाहिए, जो टेक्निक्स इस्तेमाल कर रहे हैं वो ट्रस्टेड टेक्निक्स होनी चाहिए। फेक मेथड इस्तेमाल मत करें, या टेम्परेरी मेथड्स को, टेम्परेरी टेक्निक्स को मत इस्तेमाल करें। जिस तरह से हम अपनी लैंग्वेज में अगर बात करें तो अक्सर जो है ना बच्चे कहते हैं कि सर बस ये जुगाड़ लगा लें, ये काम ऐसे हो जाएगा, ये जुगाड़ है इस काम को करने का। तो जुगाड़ वाला काम नहीं करना, कोशिश किया करें कि प्रॉपर मेथड्स के थ्रू, प्रॉपर टेक्निक के थ्रू आप जो है ना सॉफ्टवेयर बनाया करें या सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन किया करें, डेवलप किया करें। कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उसको आप प्रॉपर मेथड्स के थ्रू डिज़ाइन और उनकी प्रॉपर टेक्निक्स के थ्रू उनको बनाया करें। देन उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि भाई अगर हमारे पास मेथड्स प्रॉपर नहीं होंगे तो वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगा। हम ऑब्वियस ही बात है कि वो फेल हो जाएगा, फेल होगा तो कॉस्ट दोबारा बियर करनी पड़ेगी जो क्लाइंट होगा उसको। तो कॉस्ट इफेक्टिव होने चाहिए जितने भी हमारे पास सिस्टम्स होते हैं जो हम डिज़ाइन करते हैं। उसके अलावा ओल्डर मेथड स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस आर अंडरस्टूड, कि जो पुराने मेथड्स पहले लोगों ने इस्तेमाल किए, सपोज एक काम करने का कोई पुराना मेथड अगर किसी ने इस्तेमाल किया है तो आपको वो भी पता होना चाहिए कि पहले ये इस तरह से ये काम कर रहे थे लोग, अब आप उसमें कुछ नया इन्वेंट कर रहे हैं, कुछ नया प्रपोज कर रहे हैं, तो देन आपको वो भी करना चाहिए कि आप जो है ना इस काम को इस तरह से इनहेंस भी कर सकते हैं। पुराने काम में ये वीकनेसेस, जैसे मोस्टली रिसर्च के स्टूडेंट्स होते हैं, लाइक एमफिल पोस्ट के स्टूडेंट्स होते हैं, डॉक्टरेट के स्टूडेंट होते हैं, पोस्ट डॉक के स्टूडेंट्स होते हैं, वो क्या होते हैं, रिसर्च परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो रिसर्च क्या होती है कि पहले से या तो कोई काम हुआ होता है या कुछ नया प्रपोज कर रहे होते हैं। तो इन केस अगर पहले से कोई काम आपकी फील्ड पर हुआ हुआ है तो वो देन क्या करते हैं, पहले से उसको फाइंड आउट करते हैं कि पहले से क्या क्या काम हुआ हुआ है, कहाँ तक हुआ हुआ है और उसमें क्या क्या फ्लॉज थे। उन फ्लॉज के ऊपर फर्दर फिर अपनी वो रिसर्च करते होते हैं कि इन फ्लॉज को हम इस तरह से रिमूव कर सकते हैं। उस पर फिर मॉडल देते हैं, स्ट्रेटजीज डिज़ाइन होती हैं, पूरा जो है ना वो एक मॉडल क्रिएट होता है, डिफरेंट टेक्निक्स अप्लाई होती हैं। तो ये पूरा क्या होता है, एक पूरा प्रोसीजर होता है जिस प्रोसीजर के थ्रू जो है ना वो डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। देन फॉर्मल मेथड्स रिड्यूस द अमाउंट ऑफ टेस्टिंग रिक्वायर्ड। तो अगर आप फॉर्मल मेथड्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, इनफॉर्मल मेथड को इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो देन क्या होगा कि आपकी जो टेस्टिंग जो चाहिए होगी उसकी एक तो अमाउंट भी एक तो रिड्यूस हो जाएगी और टेस्टिंग भी एफिशिएंट वे में परफॉर्म कर पाएंगे। लाइक फॉर्मल मैथमेटिकल मेथड्स, जैसे कि अगर इसकी एग्जांपल लें तो आप एक चीज़ मैट्रिक में पढ़ते हैं, वही कि अगर प्लस माइनस आप लोग कहाँ से पढ़ रहे होते हैं, प्ले ग्रुप से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तकरीबन आपको एडिशन जो है ना नर्सरी क्लास में या प्ले क्लास में भी थोड़ी बहुत एडिशन समझा दी जाती है। उसके बाद नर्सरी क्लास में प्रॉपरली आपको मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करना, एडिशन के, सब्ट्रैक्शन के, मल्टीप्लिकेशन के सिखा दिए जाते हैं। तो वो क्या उसके बाद पूरी लाइफ अगर आप देखें तो क्या एडिशन का मेथड चेंज होता है, सब्ट्रैक्शन का मेथड चेंज होता है? हरगिज़ नहीं होता, मेथड्स वही रहते हैं। जस्ट क्या फॉर्मल टेक्निक्स को मजीद शार्प करते जाते हैं टाइम टू टाइम, ठीक है ना। तो हम बेसिकली इसमें यही काम करते होते हैं। उसके बाद सोशियो टेक्निकल क्रिटिकल सिस्टम फेलियर्स क्या होते हैं, उसमें मोस्टली क्या होता है, हमारे पास हार्डवेयर फेल हो जाता है। हार्डवेयर फेल किस वजह से होता है, मैन्युफैक्चरिंग में कोई फॉल्ट रह गया या उसके डिज़ाइन में किसी किस्म का कोई फॉल्ट रह गया, कोई एरर आ गया, तो उसकी वजह से क्या होता है, हार्डवेयर क्रैश कर जाता है, हार्डवेयर ख़राब हो जाता है, हार्डवेयर जल भी सकता है, ठीक है ना। हीट बहुत ज़्यादा कर रहा है, लाइक सिस्टम है, सिस्टम के अंदर अगर फ़ैन ना लगा हो, आपका जैसे इनके आपके पास एक जो है डेस्कटॉप सिस्टम है या आपके पास लैपटॉप है, तो लैपटॉप के अंदर प्रोसेसर के आगे फ़ैन लगा हुआ होता है। वो क्यों लगा होता है, प्रोसेसर को कूल डाउन रखने के लिए। अगर वो फ़ैन ना लगा हुआ तो देन क्या होगा, आपका प्रोसेसर फ़ौरन हीटअप होकर आपका सिस्टम बंद हो जाएगा, या हो सकता है आपका मदरबोर्ड भी जल जाए या प्रोसेसर भी ख़राब हो सकता है। तो उसके लिए फिर क्या होता है, वो डिज़ाइन प्रॉपरली किया गया है, ठीक है। तो इसी तरह से हर चीज़ जब भी आप कोई डिज़ाइन करते हैं तो अगर आपने उसमें कोई बग रह गया किसी वजह से, कोई किसी भी किस्म की नेग्लिजेंस की वजह से कोई बग रह जाता है, देन सिस्टम फेलियर हो सकता है। तो हार्डवेयर फेलियर की एक एग्जांपल हो गई हमारे पास। उसके बाद सॉफ्टवेयर फेलियर क्यों होता है कि अगर आपने जो डिज़ाइन बनाया है या जो कोड लिखा है वो कोड
कोड प्रॉपरली काम नहीं कर रहा, वो कोड जो टेक्निक्स इस्तेमाल किए हैं वो टेक्निक्स सही नहीं है, वो रिक्वायर्ड रिजल्ट नहीं दे पाती, तो देन क्या है, सॉफ्टवेयर आपका फेल हो जाएगा। ह्यूमन ऑपरेटर फेलियर, ह्यूमन ऑपरेटर फेलियर बेसिकली इसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं। हो सकता है कि एक पर्सन टायर्ड है और फिर भी उसको कहा जा रहा है, फोर्स किया जा रहा है कि आप ये टास्क परफॉर्म करें, कंपलसरी है, अभी करके दें। वो कहता है नहीं सर मैं थका हुआ हूँ, मैं थक गया हूँ, मैं सुबह से काम कर रहा हूँ, एक टास्क परफॉर्म कर रहा हूँ, इस वक्त मेरी कैपेसिटी है, इनके नहीं है। इंसानी कैपेसिटी होती है ना, मशीन तो है, उसे आप 24 आवर्स भी अगर काम करवाएंगे तो वो कर सकती है, लेकिन इंसान की एक कैपेसिटी है कि वो इससे ज़्यादा काम नहीं कर सकता। तो अगर आप उसको उससे ज़्यादा ओवरबर्डनाइज करेंगे तो देन क्या हो जाएगा, वो उसकी परफॉर्मेंस पर उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाएगा, होता है। तो उसकी वजह से भी इससे इनके फेलियर हो सकता है कि आपको हो सकता है सिस्टम प्रॉपरली फिर डिज़ाइन ना हो और उसमें कोई किसी किस्म का कोई बग रह जाए। नाउ परहैप्स द लार्जेस्ट सिंगल कॉज ऑफ सिस्टम फेलियर, तो बेसिकली ह्यूमन ऑपरेटर फेलियर जो है ना, ये एक सबसे बड़ा कॉज है सिस्टम के फेल होने का, कि अगर ह्यूमन एक सिस्टम को प्रॉपरली ऑपरेट नहीं कर रहा तो उसके एरर की वजह से हो सकता है सिस्टम भी फेल हो जाए, वो रिक्वायर्ड रिजल्ट ना दे पाए। उसके बाद सिस्टम डिपेंडेबिलिटी की बात करते हैं थोड़ी सी, कि सिस्टम डिपेंडेबिलिटी क्या होती है, इसके कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं, डायमेंशंस कौन कौन से, हम इनको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। डिपेंडेबिलिटी से मुराद बेसिकली ये होता है कि कोई भी सिस्टम है वो यूज़र के लिए कितना ट्रस्टफुल है, कितना ट्रस्टेड है, कि यूज़र उस पर कितना ट्रस्ट कर सकता है, तो डिपेंडेबिलिटी है, इनकी कितना डिपेंड कर सकता है। डिपेंडेबिलिटी लफ्ज़ से ही आपको क्लियर हो जाएगा कि इससे मुराद क्या है कि यूज़र जो है वो सिस्टम पर कितना डिपेंड कर सकता है, कितना रिलाई कर सकता है। इसके जो प्रिंसिपल हमारे पास वो है अवेलेबिलिटी, कि जिस वक्त आपको सिस्टम को इस्तेमाल करना है, अगर उसी वक्त आपको वो अवेलेबल ही नहीं है तो सिस्टम का फिर कोई फ़ायदा तो ना हुआ ना। तो सिस्टम का बेनिफिट कब है कि जब आपको उसकी ज़रूरत है तो देन वो क्या हो, अवेलेबल होना चाहिए, अप होना चाहिए, रनिंग स्टेट में होना चाहिए और इस काबिल होना चाहिए कि वो आपके टास्क को गिवन टाइम के अंदर परफॉर्म कर सके। उसके बाद क्या होता है, रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी से मुराद ये होता है कि वो जो आपको इंफॉर्मेशन या सर्विसेज चाहिए वो बिल्कुल एक्यूरेटली प्रोवाइड करे, एक्सपेक्टेड टाइम के अंदर प्रोवाइड करे, एक्सपेक्टेड यूज़र को उसके रिक्वायर्ड रिजल्ट्स प्रोवाइड करे, और ये सारी चीज़ें क्या है हम रिलायबिलिटी के अंदर देखते होते हैं। उसके बाद क्या होता है, हमारे पास सेफ्टी होता है। सेफ्टी बेसिकली ये जजमेंट होती है कि जिसके अंदर हम किसी भी किस्म के इंसानी या माली नुकसान को जो है ना वो हम देख रहे हैं, इनके मलहूज़े खाते रखते हैं कि किसी किस्म का कोई भी इंसान जानी या माली नुकसान नहीं होना चाहिए या एनवायरमेंटल डैमेज नहीं होना चाहिए, जैसे कभी हमने प्रीवियसली डिस्कस भी किया है। और सिक्योरिटी से क्या मुराद है कि हाउ लाइकली द सिस्टम कैन रेजिस्ट एक्सीडेंटल और डेलिब्रेट इंस्ट्रक्शंस, कि जो अगर फॉर एग्जांपल एक सिस्टम है, जैसे कि हमने अगर कोई सॉफ्टवेयर बनाया हुआ उसके अंदर क्या है, हमने ऑप्शन रखी हुई है कि आपने एज है, एज हमेशा स्ट्रिंग में एंटर कर, सॉरी एज हमेशा क्या करनी है, इंटीजर में एंटर करनी है। एक पर्सन गलती से वहाँ पे क्या करता है, एज इनके इंटीजर की बजाय वो क्या करता है, स्ट्रिंग में एंटर कर देता है। जब स्ट्रिंग में एंटर करता है, अगर आपने बैक एंड पे उस प्रॉब्लम को हैंडल नहीं किया हुआ कि अगर वो ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही है या ऐसे अगर कोई ह्यूमन एरर आ रहा है, ह्यूमन से कोई मिस्टेक हो रही है, तो उस केस में वो ह्यूमन को मैसेज शो करवाए, नोटिफिकेशन शो करवाए कि आप जो है ना गलत इनपुट दे रहे हैं, अपनी इनपुट को करेक्ट करें, ये इंटीजर फॉर्मेट में दें। इसका एग्जाम्पल के तौर पर साथ फॉर्मेट भी उसको शो करवा दें कि इस फॉर्मेट में आप जो है ना यहाँ पर इनपुट पास करें। अगर ऐसा नहीं हो रहा और वो उसी तरह से क्या करता है, उसको स्टोर करवाता है, तब अगर इन केस वो स्टोर भी हो जाता है, फॉर एग्जांपल वो स्टोर भी हो जाता है, तो देन क्या होगा, तो जब वो रिकवर इनके फेच करने लगेगा तो फेच करने में प्रॉब्लम आ रही होगी, क्यूरी सही तरह से काम नहीं करी होंगी, आपका सिस्टम फेल हो जाएगा, आपके रिक्वायर्ड रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे, रिपोर्ट्स में प्रॉब्लम्स आएंगी। तो ये इन सब की वजह से क्या होगा कि आपका सिस्टम जो है ना वो रिलायबल भी नहीं रहेगा, ठीक है ना, सिक्योर तो ऑब्वियस ही बात है वो सिक्योर अब नहीं रहा, तो सिक्योरिटी जो है ना वो फिर उसमें जो है ना वो प्रॉब्लम कॉज करेगी। डायमेंशंस के अगर हम डिपेंडेबिलिटी की यही चारों हमने अभी देखी हैं, अवेलेबिलिटी, रिलायबिलिटी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, इनको मैंने डायग्रामेटिकली भी यहाँ पे ऐड कर दिया ताकि आपको जो है ना एक ही इनके नज़र में जो है ना क्लियर हो जाए कि इन सब का पर्पस क्या है और इन सब से हम क्या टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा अदर जो डिपेंडेबिलिटीज़ हैं हमारे पास वो कौन कौन सी हैं, रिपेयरेबिलिटी। अब एक सिस्टम अगर आपने बनाया है, अगर आप उसे रिपेयर ही नहीं कर सकते तो आपको उसको बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्या एक दफ़ा बस बन गया उसके बाद दोबारा उस पर कुछ भी नहीं, कोई भी आप चेंजिंग परफॉर्म नहीं कर सकते, दैन तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, रिलायबल तो ना हुआ ना दैन वो। तो रिपेयरेबिलिटी उसके अंदर होनी चाहिए, मेंटेनेबिलिटी होनी चाहिए कि आपके जो भी इंफॉर्मेशन आप उसको प्रॉपरली मेंटेन कर सकें, उसके अंदर आपको सिस्टम के रिक्वायरमेंट्स को अगर मेंटेन करना पड़े, उसमें कुछ चेंजिंग भी करनी पड़े तो आप वो भी कर सकें। उसके बाद क्या है, सर्वाइवेबिलिटी, कि आपका सिस्टम जो है ना वो क्रिटिकल सिचुएशंस के अंदर भी सर्वाइव करने के काबिल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जैसे ही क्रिटिकल सिस्टम इनकी सिचुएशन अराइज हो
तो सिस्टम फेल हो जाए, लाइक एरोप्लेन हाईजैक अगर हो जाता है खुदा ना खास्ता, तो देन क्या हो, सिस्टम के अंदर ऐसे प्रिकॉशंस अवेलेबल हो, ऐसे मेजर्स अवेलेबल हो, ऐसी टेक्निक्स अवेलेबल होनी चाहिए कि जिनके थ्रू क्या है जो पर्सनस हैं वो अपनी लाइफ को बचा सकते हों या उस सिचुएशन के से जो है ना वो बाहर निकल सकते हों। उसके अंदर क्या अगर हवाई जहाज़ ख़राब हो जाता है, सपोज उड़ रहे हैं हवाई जहाज़ इस वक्त टेक ऑफ कर चुका है और हवा में ही है, हवा में ही क्या होता है खुदा ना खास्ता उसका इंजन फेल हो जाता है। अब अगर वहाँ पर क्या है पैराशूट्स अवेलेबल नहीं है तो पर्सनस को वहाँ से हम कैसे जो है ना वहाँ से इजेक्ट करवा पाएंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना। तो सिक्योरिटी मेजर्स भी हमें जो है ना सर्वाइवेबिलिटी होनी चाहिए कि हम अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उस केस में हम पर्सनस को सर्वाइव भी कर सकें, जानी नुकसान नहीं होना चाहिए। माली नुकसान तो भी सी बात है, अगर खुदा ना खास्ता क्रैश कर जाता है तो माली नुकसान तो होगा, लेकिन हम एक एटलीस्ट जानी नुकसान को तो बचा सकते हैं ना, और वही सबसे बड़ा लॉस होता है किसी भी चीज़ के लिए। बीइंग अ ह्यूमन हमारे लिए सबसे बड़ा लॉस जो होता है वो जानी नुकसान ही होता है। एरर टॉलरेंस, तो एरर्स आपके पास जैसे मैंने अभी प्रीवियसली एग्जांपल दी थी कि अगर वो इंटीजर वैल्यू एंटर कर रहा है और सॉरी स्ट्रिंग वैल्यू एंटर कर रहा है तो इंटीजर वैल्यू एंटर करनी चाहिए थी, तो ये क्या है एरर अगर आपने हैंडल नहीं किया हुआ तो एरर टॉलरेंस उसमें नहीं है, तो एरर टॉलरेंस भी होनी चाहिए कि वो एरर को प्रॉपरली हैंडल कर पाए, उसको देख सके। डिपेंडेबिलिटी और परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस की बात करें या दोनों का कंपैरिजन परफॉर्म करें तो हम किस तरह से कर सकते हैं। ये बेसिकली किसी भी सिस्टम के अंदर ना डिपेंडेबिलिटी और परफॉर्मेंस को ट्यून करना सबसे मुश्किल काम होता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे पर रिलाई कर रहे होते हैं। जितनी परफॉर्मेंस अच्छी होगी उतना सिस्टम पर आप डिपेंड कर सकते होंगे, उतना उस पर रिलाई कर सकते होंगे। तो परफॉर्मेंस जो है ना वो बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करती है किसी भी सिस्टम के ऊपर डिपेंड करने में, ठीक है ना। हाई लेवल डिपेंडेबिलिटी कैन बी अचीव्ड बाय एक्सपेंस ऑफ परफॉर्मेंस बिकॉज इट इंक्लूड एक्स्ट्रा रिडंडेंट कोड टू परफॉर्म नेसेसरी चेकिंग। साफ सी बात है कि परफॉर्मेंस जितनी ज़्यादा अच्छी करते जाएंगे, जितनी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती जाएगी उतनी ज़्यादा डिपेंडेबिलिटी जो है ना वो इंक्रीज होती जाएगी। आप एक्स्ट्रा जो है ना उसके अंदर आपको कोड भी फिर लिखना पड़ेगा, सो इट आल्सो इंक्रीज दी कॉस्ट। उसकी वजह से आपको क्या होगा, टोटल कॉस्ट भी जो है ना वो इंक्रीज हो जाएंगी। डिपेंडेबिलिटी कॉस्ट हमारे पास क्या होती है बेसिकली, अगर हम डिपेंडेबिलिटी कॉस्ट को जो है ना थोड़ा सा स्टडी करें, देखें कि डिपेंडेबिलिटी कॉस्ट कैसे इंक्रीज होती है, तो ये जो है ना एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होती है। लेवल ऑफ डिपेंडेबिलिटी आर रिक्वायर्ड, कि जितने लेवल ऑफ डिपेंडेबिलिटी आपको रिक्वायर्ड होंगे, जितना ज़्यादा आप उस पर सिस्टम पर रिलाई करना चाह रहे होंगे उतनी आपको परफॉर्मेंस उसकी अपग्रेड करनी पड़ेगी। जितनी परफॉर्मेंस अपग्रेड होगी तो उसकी कॉस्ट भी उतनी ही ज़्यादा अपग्रेड हो जाएगी। तो इसके बेसिक जो हैं वो दो कॉज हो सकते हैं कि मोर एक्सपेंसिव डेवलपमेंट टेक्निक्स एंड हार्डवेयर दैट आर रिक्वायर्ड टू अचीव दी हायर लेवल ऑफ डिपेंडेबिलिटी, कि आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हार्डवेयर चाहिए, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, तो देन क्या हो जाएगा कि डिपेंडेबिलिटी की कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगी। दूसरा क्या है कि टेस्टिंग, आप सिस्टम जो है टेस्ट करना चाह रहे हैं, उसको वैलिडेट करना चाह रहे हैं, उसकी कॉस्ट जो है ना बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, तो देन ओवरऑल जो डिपेंडेबिलिटी कॉस्ट होगी, आपके प्रोजेक्ट की कॉस्ट होगी, वो भी इंक्रीज हो जाएगी। ये हमारे पास एट द लास्ट हम जो है ना ये स्लाइड के थ्रू, इनके इस ग्राफ के थ्रू हम इसको समझ लेते हैं कि किस तरह से होता है। लाइक ये देखें, इस साइड पर आपके पास क्या है, एक्स एक्सिस पर हमारे पास है डिपेंडेबिलिटी और वाई एक्सिस पर क्या है, कॉस्ट है। तो अगर देखें डिपेंडेबिलिटी कम है तो कॉस्ट भी क्या होगी, कम होगी, लेकिन डिपेंडेबिलिटी बढ़ रही है तो कॉस्ट भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। और अगर आप अल्ट्रा डिपेंडेबिलिटी की बात करें तो देखें कॉस्ट भी इस वक्त कितनी इंक्रीज हो चुकी है। तो बेसिकली जो डिपेंडेबिलिटी होती है उसके ऊपर ही कॉस्ट डिपेंड कर रही होती है, कॉस्ट उसी हिसाब से इंक्रीज होती है जिस हिसाब से आप डिपेंडेबिलिटी को इंक्रीज कर रहे होते हैं। सो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और कोशिश कीजिए कि साथ के साथ लेक्चर्स को जो है ना वो आप समझते रहें, सुनते रहें, और आपके अगर कोई क्यूरीज हैं तो अपने लाइव सेशंस के अंदर मेरे साथ डिस्कस कर लीजिएगा। इंशाल्लाह इस वीक से हमारे लाइव सेशन भी स्टार्ट हो रहे हैं, तो इंशाल्लाह हम उसमें भी मजीद डिस्कस कर लेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।